आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी पर मबनी है, जो कि असल में था रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज सर्किट। और आज हम उसमें डिटेल्स आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इम्पीडेंस ट्रायंगल और फेज एंगल की बात करेंगे। रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज सर्किट को हम आरसी सीरीज सर्किट कहते हैं, और ये ऐसा सर्किट होता है जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर क्या होते हैं, वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ। फिर हमने फेजर डायग्राम देखी थी आरसी सीरीज सर्किट्स के अंदर, जिसमें करंट को हमने रेफरेंस लिया था, क्योंकि करंट आपके पास सीरीज सर्किट में सेम फ्लो करता है आपके पास रजिस्टर और कैपेसिटर में से। इस वजह से हमने करंट को रेफरेंस लिया था। और हमने फिर रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वी आर, उसको प्लॉट किया था फेजर डायग्राम पर, और उसके साथ साथ कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है जो कि वीसी है, उसको प्लॉट किया था फेजर डायग्राम के अंदर। आज हम सबसे पहले उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस फेजर डायग्राम की मदद से। उसके बाद इंपीडेंस ट्रायंगल की मदद से जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर हो रही होगी, या जो टोटल रेजिस्टेंस रजिस्टर और कैपेसिटर मिला के सर्किट को ऑफर कर रहे होंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम फेज एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने वो फेजर डायग्राम ले आया हूँ आरसी सीरीज सर्किट के लिए। अब हमने ये देखना है कि जो वोल्टेज रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है और जो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, वो हमारे पास बराबर होगा एक्चुअली टोटल वोल्टेज जो कि V होगा। अब हमने इस डायग्राम की मदद से क्या करना है कि उस वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। तो उसको करने के लिए हम सब हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर। उसको करने के लिए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर ये दो वेक्टर्स हैं, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का हमें इन वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। और वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका हम जानते हैं कि वो हेड टू टेल है, तो फिर हेड टू टेल रूल है। तो यूजिंग हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हम इन वेक्टर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए क्या है कि सबसे पहले आप अपना एक वेक्टर जो कि वी आर है, हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा वी आर वेक्टर है, ठीक है। तो ये वी आर यहाँ पर आ गया, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। अब हेड टू टेल रूल ये कहता है कि असल में ये पहले वेक्टर की टेल है, जबकि ये पहले वेक्टर का हेड है। तो जो दूसरे वेक्टर की टेल है उसको पहले वेक्टर के हेड पे रखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड पर रखा है। तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो है असल में आ जाएगा VC, और ये VC एक्चुअली आपके पास नेगेटिव होगा, क्योंकि आपके पास जो अप एरोज होते हैं उनको हम एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से पॉजिटिव लेते हैं और डाउन एरोज को हम नेगेटिव लेते हैं। तो अब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए होगा कि जो टोटल वेक्टर होगा वी आर और VC का, वो ये होगा कि आपके पास जो पहले की टेल है उससे रिजल्टेंट की टेल मिलाई जाएगी, और जो दूसरे का हेड है उससे रिजल्टेंट का हेड मिलाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने मिला दिया है। तो ये हमारे पास वो V जो टोटल वेक्टर है वो आ जाएगा। अब हम इस टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। यहाँ पर असल में आपके पास ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एक्चुअली आपके पास कितना है, वो 90 डिग्री है, क्योंकि वी आर परपेंडिकुलर है किसके, माइनस VC के। इसका मतलब अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, और ट्रायंगल का मैग्नीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, सॉरी। तो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल वो यूज पाइथागोरस फॉर्मूला, ताकि हम क्या कर सकें, इस रिजल्टेंट वेक्टर V का क्या कर सकें, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकें। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी जो हाइपोटेन्यूज है, जैसे कि आपके पास हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो असल में बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर V और जो VR के बीच में ये एंगल बन रहा है वो एंगल फाई है, जिसको हम असल में फेज एंगल भी कहते हैं। तो एंगल के जो ऑपोजिट यानी कि जो सामने साइड होती है वो असल में परपेंडिकुलर होती है, ये साइड उसकी बेस होगी, और ये असल में आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या आ जाएगा, V का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है जो कि रिजल्टेंट वोल्टेज है। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है, माइनस VC है, तो यहाँ पर माइनस VC का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास जो बेस है वो क्या है, वो VR है, तो वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, वो तो असल में पॉजिटिव ही होता है। तो जो V का स्क्वायर है वो एक्चुअली आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ये VC की जगह हम पुट कर देंगे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है एक कैपेसिटर के क्रॉस, जो कि हमारे पास था IXC, जो कि जिसमें XC क्या थी, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी, जो कि कैपेसिटर कितना रेजिस्ट करता है कि उसमें से चार्ज फ्लो ना करे, वो कहलाती है। तो यहाँ पर असल में आ जाएगा I का स्क्वायर XC का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर VC की जगह जब मैं पुट करूंगा IXC, फिर उसका होल स्क्वायर है, तो करंट का भी स्क्वायर आ जाएगा और XC का भी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह VR जो कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर है, वो असल में होगा VR जो होता है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है वो, और साथ रेजिस्टेंस R,
और फिर इनका क्या है होल स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस पर भी स्क्वायर आ जाएगा और करंट पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से आपके पास आई स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया और आपके पास बच जाएगा एक्स सी का स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास आर का स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा वी का स्क्वायर। तो इस वोल्टेज जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें दोनों जानिब क्या लेना पड़ेगा, वो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास v का स्क्वायर आएगा यहाँ पर और आपके पास साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह मैं करंट की टर्म पे अलहदा स्क्वायर रूट ले लूंगा जो कि आ जाएगा i का स्क्वायर और इसी तरह आपके पास ये जो टर्म इससे मल्टीप्लाई और थी उस पर क्या आ जाएगा अलहदा स्क्वायर रूट आ जाएगा जो कि होगा एक्चुअली एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है V, ये टोटल वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ होगा अक्रॉस रजिस्टर और कैपेसिटर वो असल में आ जाएगा V जो कि बराबर होगा आपके पास ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास I आ जाएगा और साथ आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट और साथ XC का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, तो ये लिखा हुआ आपके सामने आ गया। अब ये करंट इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास जो V ओवर I है वो बराबर आ जाएगा आपके पास इस चीज के। अब आप ये जानते हैं कि जो वोल्टेज ओवर करंट होता है वो असल में क्या कहलाती है रेजिस्टेंस, यानी कि कोई कितना रेजिस्ट करता है सर्किट एलिमेंट के चार्ज उसमें से फ्लो ना करे वो असल में क्या कहला रही है रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर वोल्टेज टू करंट रेशो लिखी हुई है जो कि असल में रेजिस्टेंस के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो असल में आपके पास रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है ना जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं उसको मिला के हासिल हो रही है। तो इसको असल में हम टोटल ये जो कैपेसिटर और रेजिस्टर मिला के रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे असल में चार्ज के फ्लो के लिए, उसी को असल में हम क्या कहते हैं इम्पीडेंस। तो ये जो आपके पास पूरी टर्म लिखी हुई है इसका मतलब है ये सारी की सारी किसके बराबर है असल में इम्पीडेंस के, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Z के साथ। तो फिर इम्पीडेंस के बारे में लिख सकता हूं कि ये क्या है कंबाइंड ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम ऐसे कह रहे हैं ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि मिला के जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस या अपोज करेंगी फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को अपने में से, ये असल में क्या कहलाती है इम्पीडेंस। ये तो एक मैथमेटिकल वे हो गया इम्पीडेंस को हासिल करने के लिए ऐसे सर्किट के लिए जिसमें आरसी सीरीज सर्किट है, ठीक है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हों। लेकिन एक और भी वे है जिसको हम ग्राफिकल वे कहते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि इम्पीडेंस को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, और वो जो वे है उसको हम असल में क्या कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो फिर मैं लिख सकता हूं ग्राफिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इम्पीडेंस इज नोन एज इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इस इम्पीडेंस ट्रायंगल को हम इस फिगर से हासिल कर सकते हैं जो कि असल में हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ की थी और टोटल मैग्नीट्यूड जिससे निकाला था हमने वोल्टेज जो कि रेजिस्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा उसका, तो इसी से हम निकाल सकते हैं। वी आर क्या होता है असल में वो आई आर होता है, जबकि जो वी सी है वो असल में किसके बराबर है आई एक्स सी के। अब चूंकि ये दोनों हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए तो करंट दोनों में से सेम होगा, तो अगर रेजिस्टर्स वोल्टेज ड्रॉप्स की बजाय हम रेजिस्टेंसेस के टर्म्स में देखें तो ये जो वी आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर है ये असल में रिप्लेस हो जाएगा, जब करंट को हम रेफरेंस ले रहे हैं तो वो आर से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। जबकि ये जो वी सी है क्योंकि सेम करंट दोनों में से फ्लो हो रहा है ना आपके पास रेजिस्टर और कैपेसिटर में से, तो ये जो वी सी है ये असल में रिप्लेस हो जाएगा किससे एक्स सी से। तो जो क्या कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस का, वो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो है सॉरी मेरे अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं, हमने जो अभी किया था ना हेड टू टेल रूल, उससे फिर हम क्या कर सकते हैं जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस होगी जो टोटल रेजिस्टेंस मिला के रेजिस्टर और कैपेसिटर ऑफर कर रहे होंगे वो असल में फिर हम हेड टू टेल रूल से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं जो कि असल में क्या होगी इम्पीडेंस, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। और आपके पास ये कैसे फाइंड होता है हेड टू टेल रूल वो मैं आपको सारा सिखा चुका हूँ, तो सेम स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं हाली। इसमें ये आपके पास रेजिस्टेंस का वेक्टर है, क्योंकि हम फेजर डायग्राम्स के थ्रू समझना चाह रहे हैं इस ट्रायंगल को इम्पीडेंस ट्रायंगल को, तो हम इसमें हर एक क्वांटिटी को फिर क्या करते हैं एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो उसका वेक्टर आर है जो कि करंट के साथ इन फेज होता था, जबकि जो आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो असल में लैग करता था जबकि करंट लीड करता था 90 डिग्री से। तो एक्स सी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसको भी सेम बिहेवियर दिखाना चाहिए यहाँ पर, और उसके साथ साथ फिर आप जो है ना पहले के जो है ना वो टेल से सेकंड के हेड को मिला के क्या कर सकते हैं रिजल्टेंट को हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई है इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर आरसी सीरीज सर्किट।
और इसमें आपके पास ये जो फाई है ये असल में क्या है, ये फेज एंगल है। और फेज एंगल आपको ये बताता है, द फेज एंगल टेल्स अस हाउ मच द करंट इज अहेड और बिहाइंड द वोल्टेज इन एन एसी सर्किट। यानी कि फेज एंगल आपको ये बताता है कि करंट कितना अहेड है या आगे है, यानी कि या फिर पीछे है किससे, वोल्टेज से एक एसी सर्किट में। एसी सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें आपके पास एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स लगी हो। तो अगला सवाल है इस फेज एंगल को हम कैसे फाइंड करें। तो फेज एंगल को हम इस फेजर डायग्राम से जो कि आपके पास यहाँ पर दी गई है इससे मालूम कर सकते हैं। तो चलें उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ सबसे पहले। तो अब हम इस सवाल का जवाब देने लगे हैं, हाउ टू फाइंड फेज एंगल ऑफ आरसी सीरीज सर्किट। तो एंगल को फाइंड करने के लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो tan का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो tan फाई है एक्चुअली वो बराबर होता है, फाई वो एंगल है ना, और तो tan होता है आपके पास, ये tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। तो परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है, एंगल के सामने वाली यानी कि फेज एंगल के सामने वाली जो साइड है वो आपके पास ये माइनस वी सी है। तो यही हमारा परपेंडिकुलर है, तो माइनस वी सी डिवाइड बाय बेस। और बेस क्या है आपके पास यहाँ पर, ये वी आर है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा वी आर। तो अब फाई निकालने के लिए क्या होगा कि ये tan राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, tan इनवर्स। तो हमारे पास फाई आ जाएगा एक्चुअली tan इनवर्स माइनस वी सी अवर वी आर। तो फाई एक्चुअली आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स यहाँ पर, ठीक है। और वी सी की जगह हम वही वैल्यू पुट कर देंगे जो कि असल में है आपके पास माइनस, यहाँ पर साइन वो आ जाएगा, ठीक है, आई एक्स सी, जबकि वी आर की जगह हम पुट कर देंगे आई आर। तो आपके पास करंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो फाई है वो एक्चुअली आ जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर साथ आ जाएगा माइनस एक्स सी अवर आर। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा माइनस एक्स सी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आर। तो यूं आपके पास अगर आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो तो आप फेज एंगल कैसे निकाल सकते हैं, उनको डिवाइड करें और नेगेटिव साइन को माइंड में रखते हुए उसका tan इनवर्स लें और आपके पास फेज एंगल निकल कर आ जाएगा। और इससे पता लग जाएगा कि वोल्टेज असल में करंट के कितना हेड है या कितना बिहाइंड है। अब ये फेज एंगल सिर्फ आप इस डायग्राम से ही नहीं कैलकुलेट कर सकते बल्कि आप इंपीडेंस ट्रायंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंपीडेंस ट्रायंगल से कैसे होगी, आप ये इंपीडेंस ट्रायंगल के अंदर ये जो फाई है ये क्या है, फेज एंगल है, इसमें ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। tan फाई लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर किसके बराबर है आपके यहाँ पे ट्रेस ट्रायंगल में आपके पास वो माइनस एक्स सी है। तो यहाँ पे माइनस एक्स सी लिखिए और डिवाइडेड पे कर दीजिए, बेस क्या है, बेस आर है। तो आपके पास आर आ जाएगा। तो जो फाई है वो एक्चुअली आ जाएगा tan इनवर्स, फाई आ जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स सी अवर आर। तो दोनों तरीकों से जो आपके पास रिजल्ट आया है वो असल में सेम ही आया है। अब जो लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास ये जो इम्पिडेंस हमने निकाली है Z, वो असल में आपके पास स्क्वायर रूट टाइम्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर है। तो अब आपने यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इनमें से अगर कोई एक भी वैल्यू बढ़ेगी यानी कि XC अगर बढ़ेगी तो तब भी क्या होगा कि आपके पास जो इम्पिडेंस है वो तब भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास तब भी क्या होगा कि आपके पास जो कैपेसिटिव इम्पीडेंस है वो भी क्या हो जाएगी, Z जिसको हम कह रहे हैं, वो भी असल में क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप एक को फिक्स करके दूसरे को बढ़ाएंगे तो आपको इम्पीडेंस ज़्यादा मिलेगी, फिर दूसरे को आप फिक्स करके पहली को बढ़ाएंगे तो आपको इम्पीडेंस फिर भी क्या करेगी, ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर कम करेंगे तो फिर इम्पीडेंस आपको कम मिलेगी, यानी कि जो ऑपोजिशन होगी एसी करंट के फ्लो के लिए वो फिर कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो इस रिलेशन से हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, ठीक है, उसके बाद इन टर्म्स के जो है वो स्क्वायर्स हैं, फिर इनको ऐड करके हासिल हो रहा है ना इम्पिडेंस। ये सारी बातें मैं आपको ना एक न्यूमेरिकल के थ्रू भी डिमॉन्स्ट्रेट करवाऊंगा। तो आज हमने रेजिस्टर, कैपेसिटर, सीरीज सर्किट और उसमें स्पेसिफिकली इम्पिडेंस ट्रायंगल एंड फेज एंगल की डिस्कशन की।